Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड जैसा कि आप सभी को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही अनाउंस किया था कि अब फाउंडेशन बैच के रूप में, फाउंडेशन सब्जेक्ट के रूप में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जब हम फाउंडेशन बैच करते हैं तो फाउंडेशन में हम बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने पॉलिटी को कवर किया है फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन सब्जेक्ट के रूप में, उसी तरीके से हम करेंगे हिस्ट्री को कवर, पूरा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करें, चाहे हम बात करें एंशिएंट भारत की, चाहे हम बात करें मध्यकालीन भारत, चाहे हम बात करें आधुनिक भारत, तीनों ही चीज़ों को हम कवर करेंगे। साथ ही हम अलग सेगमेंट पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, जहाँ पर आपको नृत्य हो गया, है ना, और साज सामान हो गया, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, स्थलाकृतियाँ हो गई, राइट, स्तूप हो गए, इन सब के बारे में हम अलग सेगमेंट में हिस्ट्री के साथ ही पढ़ेंगे, बट उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी, राइट। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डायनेस्टी हो गया, वो सब हम देखेंगे अभी, ठीक है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशन सब्जेक्ट में और एक स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, या फिर एक रनिंग बैच में क्या डिफरेंस होता है और फाउंडेशन में क्या होता है। जब आप 12th करके आते हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए, स्टैटिक पढ़ना चाहिए या फिर फाउंडेशन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, नाम से पता चल रहा है, फाउंडेशन यानी कि नींव, यानी किसी भी सब्जेक्ट की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप फाउंडेशन नहीं किए हैं, आपने फाउंडेशन कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आधारभूत कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर नहीं पता है, तो माफ़ कीजिए दोस्तों, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, ठीक है। फिर आप रट्टू तोते बनेंगे, और रट्टू तोते कभी भी पेपर क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है। बाई चांस एक दो केस हो सकता है, हो, हर जगह एक्सेप्शन होता है, बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं पहले फाउंडेशन किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे, ठीक है। तो जो बच्चे 12th करके अभी ज्वाइन करने वाले हैं, कंपटीशन में आने वाले हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए, देन बिना टेंशन लिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है या फिर एग्ज़ाम आ गया, इन सब चीज़ को परे सोचते हुए अपना फाउंडेशन बैच कंप्लीट कीजिए। देन एग्ज़ाम ओरिएंट देखिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए PYQs। दो चीज़, जब हम तैयारी की बात करते हैं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या, एक तो PYQs और एक सिलेबस। दो चीज़ें हमें बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने की, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, PYQs आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस हमें क्या बताता है, सिलेबस हमें बताता है कि क्या हमें पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, ये बताता है सिलेबस, कि ये टॉपिक है और ये पढ़ने हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये टॉपिक्स हैं, ये हमें पढ़ने, ये बताता है हमें सिलेबस। बट PYQ क्या बताता है, PYQ बताता है हमें कि हमें क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, यानी कि पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, इतिहास बहुत बड़ा है, हम पूरा पढ़ने जाएंगे तो इतिहास खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो PYQ बताते हैं हमें कि क्या छोड़ना है, यानी कि कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। सो PYQs और सिलेबस दो की फैक्टर होते हैं हमारी तैयारी के दौरान। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना सोच समझे कूद गए कि 12th हो गई और अब हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया और सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा जब तक आप सिलेबस तरीके से नहीं पता होगा आपको। दूसरा, आपको PYQs आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं हर जगह, बट ज़्यादातर फेलियर जो होते हैं वो रीजन यही होता है कि हमें सिलेबस का पता ही नहीं है। अतः पता कुछ है नहीं सिलेबस का, ना PYQs देखते हैं, मुंह उठाया और जल्दी सुबह कोचिंग और 1.5 घंटे क्लास की, 3 घंटे की, वापस आए, जो सर ने लिखवा दिया वो कर लिया, फिर वापस से स्टार्ट कर दिया। भाई तुम्हारा भी तो काम कुछ है, तुम्हारा भी तो है, नोट्स लिखा दिए, ठीक है, बट आपको PYQs तो देखनी है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तभी तो पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को हमें ज्यादा पढ़ना है, कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, इस पर कोई बात नहीं करता है। मैं भी इसलिए बात करूंगा कि फर्स्ट क्लास है इतिहास का, तो इंट्रोडक्टरी जैसी क्लास है छोटी सी, तो मैं थोड़ा सोचा भाई बात कर लूं। एक बार टॉपिक का फ्लो बन जाएगा तो फिर मैं भी बात करनी बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे से पढ़ो, देखो मैं तो पहले ही बोल रहा हूं, मेरे को दिन का 1.5 घंटा दे दीजिए, सिर्फ 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 90 मिनट्स मेरे और जीएस और करंट आपका कंप्लीट मैं करा दूंगा। पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, अभी हो सकता है आपको फ्री मिल रहा हो, सब चीज फ्री मिल रहा है अभी, लेकिन आने वाले समय में ये फ्री नहीं रहेगा। तो भाई अभी के लिए जो मिल रहा है लूट लो, बाद में इसी चीज को आपको पेड मिलेगा ये सब। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, इतिहास हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इतिहास का विभाजन से पहले हम जानेंगे कि जब हम बात करते हैं इतिहास की तो हम देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, एंड सेकंड है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम, और थर्ड पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इतिहास की तो हम 3 चीजें देखने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, फिर देखेंगे आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर देखेंगे आधुनिक काल का इतिहास। इसमें मोटा मोटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे मानव का विकास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव का विकास, स्रोत कैसे डेवलप हुए, साहित्य क्या क्या कैसे किस तरीके से डेवलप हुए, इनिशियल प्रारंभ में किस तरीके से थे, बाद में चीजें कैसे विकास हुआ उन चीजों का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम राज्यों का विकास किस तरीके से हुआ, राज्य की अवधारणा कहां से बनी। ठीक है, जो आज हम देखते हैं पूरा स्टेट किस तरीके से बना, क्या परिभाषा होती है स्टेट की, वो किस तरीके से डेवलप हुआ, वो पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत में। यानी मानव विकास और राज्य का विकास देखेंगे इसी में। ठीक है, टॉपिक्स अभी देख लेंगे हम, 1 बाय 1 टॉपिक आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी समझो चीजें। तो क्या पढ़ने वाले हैं, मानव विकास, साथ ही साथ राज्य का विकास। दूसरा, स्रोतों का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, स्रोत चाहे साहित्य कह लो, चाहे पुरातत्व संबंधित कह लो, चाहे सिक्कों की हम बात करेंगे, आगे जाके स्रोत बदलते गए। ठीक है, स्रोतों का विकास हुआ है, बदलते गए हैं आगे आते आते समय के साथ। ठीक है, लेकिन इनिशियल में क्या हुआ है, वो सब चीज हम स्टार्ट कहां से हुआ है, प्रारंभ कहां से हुआ है, वो पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत में। ठीक है, जब मानव का विकास हो चुका है, राज्यों का विकास हो चुका है, तो क्या देखिए ग्रुप की भावना आएगी, ग्रुप का विकास होगा, महाजनपदों का विकास होगा प्राचीन भारत में ही, और वो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके चीजें बदलेंगी, विकास होगा, और फिर डायनेस्टीज का ऐसे उद्भव होगा। किसका, डायनेस्टी का, वंशों का क्या होगा, उद्भव होगा, वंशों की सत्ता स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जैसी संस्था। ठीक है, बाद में मुगल पढ़ेंगे, लोधी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, बहुत सारे यहाँ पे डायनेस्टीज की बात की जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, मानव का विकास हो चुका है, राज्यों का विकास हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे हम, अब स्थान का विकास देखेंगे। स्थान का विकास हो गया तो हम देखेंगे कि राज्य किस तरीके से काम कर रहा है, उसको काम करने का तरीका क्या है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे हम मध्यकालीन भारत में। ठीक है, जब राज्य की स्थापना हो चुकी है, लोगों पर क्या होगा, समाज पर दुष्प्रभाव उनका पड़ रहा है। ठीक है, लोगों को दबाया जा रहा है, हक नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, लोग जागेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं विद्रोह देखने की भावना मिलेगी, तो संस्था बदलेंगी, और लास्ट में मध्यकालीन युग के जो अंतिम पड़ाव होगा वहां पर हम देखेंगे मुगल, और मुगल के बाद देखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पर अधिकारों का दमन बहुत तब बड़े लेवल पर होगा। तो बड़े लेवल पर होगा तो यहां से प्रारंभ होगा आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो आज के विचार हमें देखने को मिलते हैं
मूलभूत हमारे जो विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, आर्थिक मूल्य हो गए, जो विचार हमें आज देखने को मिलते हैं वो विचार यहाँ पे उद्भव होंगे। इसीलिए इस काल को बोला जाता है आधुनिक काल। तो क्लियर है कि हम इतिहास में प्राचीन काल, मध्य भारत काल और आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं चीजें। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह आ रहा है कि इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो इतिहास के जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो नाम आता है हेरोडोटस का। किसका नाम आता है साहब? हेरोडोटस का। हेरोडोटस का नाम आता है। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द हिस्ट्री इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द हिस्ट्री। और इन्होंने ही सर्वप्रथम सबसे पहले हिस्टोरिका वर्ड का प्रयोग किया था। हिस्टोरिका इनकी एक बुक है, हिस्टोरिका इन्होंने एक बुक लिखी थी। हिस्टोरिका इन्होंने एक बुक लिखी थी। सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री वर्ड का प्रयोग किया था, पहली चीज। और इनकी बुक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? तो हिस्टोरिका क्या है? इनकी बुक है, पुस्तक है इनकी है। ठीक है? और इन्होंने ही पहली बार क्या किया है? पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग। बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें भी हम कवर कर लेंगे ताकि एसएससी के जो बेतुकी चीजें होती है ना वो भी छूटे ना। मैं बहुत यकीन से ये बात मानता हूं कि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं है साहब, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी लिखवा लो, लेकिन गाइडेंस की बहुत दिक्कत है ना। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को समझा दो तो वो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना कोई ये कहेगा कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों समझा रहे हो। बट हमारे मैं यकीन के साथ मानता हूं कि हमारे यहाँ गाइडेंस की दिक्कत है, सोर्स की दिक्कत है। ठीक है? और एक स्कीम जो लोभ देते हैं ना बच्चों को, लालच कि हम आपका ये करा देंगे, स्कीम देते हैं कि हमसे जुड़ जाइए, सिलेक्शन हम करा देंगे, इतने पैसे जमा कर दीजिए, हम सिलेक्शन करा देंगे, सिलेक्शन की गारंटी है ना, नए नए नाम से आएंगे आपके पास। ठीक है? तो वो एक तरीके से चीट हो गया। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि हमारे यहाँ मेहनत करने में कमी नहीं करते हैं। अगर गाइडेंस सही हो, सोर्स सही मिल जाए और समझाने वाला ठीक हो तो यहाँ पे तीन चीज आपकी कमी पूरी कर दी जाएगी। डोंट वरी। ठीक है? तो जन्मदाता किसको बोले? हेरोडोटस को। इनकी एक बुक है हिस्टोरिका और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इन्होंने पहली बार किया था। ठीक है? तो इसका सब्जेक्ट क्या था? हिस्टोरिका बुक। हिस्टोरिका जो बुक है इसका विषय क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है पेलोपोनेशियन का युद्ध का वर्णन इन्होंने किया था अपनी बुक में। ठीक है? इससे ज्यादा डीप कहीं कुछ आएगा नहीं। ठीक है? क्लियर? एक सिंपल सा फैक्ट और देख लीजिए कि जो हेरोडोटस साहब हैं इनको फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था? किसने कहा था फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री की जो उपाधि दी थी वो दी थी सिसरो ने। किसने दी थी? सिसरो ने। सिसरो ने दी थी फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि। फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि। ठीक है? ये रोमन के एक दार्शनिक हैं, फिलोसफर है। ठीक है? और कुछ ज्यादा हम किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है? तो क्लियर है चीजें यहां तक? बहुत तरीके से क्लियर है। आई होप कि आपको बहुत तरीके से पता चल गया होगा कि हमारी क्लास किस तरीके से आगे जाने वाली है और हम कितना डीप और कितना कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे चीजों को। ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है? कुछ टीचर्स यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है ताकि बच्चा बोर ना हो। ये बोरिंग सब्जेक्ट होता है और ये बोरिंग होते हैं दोनों टॉपिक। ठीक है? लेकिन हम बोरिंग से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सीक्वेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीजों का विकास हुआ। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बीच में उठा देंगे 1757 क्रांति और 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध और 1857 क्रांति और स्टार्ट।
नहीं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से चीज़ों का विकास हुआ, किस तरीके से चीज़ें आपके सामने खुलेंगी ना तो आपको मज़ा आ जाएगा हिस्ट्री पढ़ने में। ये कहेंगे क्या हिस्ट्री पढ़ी हमने, है ना। चलो, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमें देखने को दिख रहा है कि हमने, अरे यार आजा, हम पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन, यानी भारत के इतिहास को हम, अगर ये हमारा प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के मतलब यानी कि प्राचीन इतिहास की बात हो रही है, प्राचीन काल का भारत, प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास, एंशियंट भारत, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं प्राचीन भारत को हमने तीन आधार पे डिवाइड, तीन प्रकार से डिवाइड किया है, प्राक ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड है ऐतिहासिक काल। हमने प्राचीन भारत को तीन काल में डिवाइड किया हुआ है, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है अभी तक, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे बताइए प्राक ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, बताइए। तो जो लिखित, देखो हमने जो ये डिवाइडेशन किया है वो लिपि के आधार पर किया हुआ है कि पहले लिपि किस तरीके से डिवाइड थी, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक की। तो जो लिखित कालखंड है, लिखित इतिहास का कालखंड है, लिखित कालखंड जो है उससे पहले का कालखंड, यानी लिखी हुई लिपि, जो लिखी हुई लिपि है उससे पहले का कालखंड जो है उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। आप ऐतिहासिक काल से पढ़िए, उल्टा पढ़ेंगे हम उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल वह कहते हैं, उस काल को कहते हैं, वह काल, इतिहास का वह काल जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त हो और उसे पढ़ा जा सके, यानी कि सामग्री लिखित हो, लिखित सामग्री हो अवेलेबल, और उसे पढ़ाया जा सके, उससे पढ़ा जा सके, लिखित सामग्री प्लस उसे पढ़ा जा सके, उसे पढ़ा जा सके। उस काल को क्या कहेंगे, उस काल को क्या कहेंगे, उस काल को क्या कहेंगे, उस काल को कहेंगे हम ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल। कोई एग्जांपल है इतिहास में जिस काल को हम ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, तो महाजनपद का काल, अभी तक का पूरा काल ही ऐतिहासिक काल में है क्योंकि लिखित सामग्री है और हर सामग्री को पढ़ा जा सकता है। मेरे पास ये है पेपर, ये भी क्या है, ऐतिहासिक काल का लिपि लिखी हुई है, मैं इसे पढ़ भी सकता हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, लिखित सामग्री और पढ़ा जा सके। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इतिहास से उठाएं तो महाजनपद काल पहला दिखता है, महाजनपद काल। कौन सा काल, महाजनपद काल। क्लियर पॉइंट, महाजनपद काल कब से कब तक माना जाता है, 6वीं ईसा पूर्व से, 6वीं ईसा पूर्व, ये सब हम पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, हाँ सॉरी इरेजर तो यहां पे है, 6वीं ईसा पूर्व से ये प्रारंभ होता है। क्लियर, ठीक है साहब, क्लियर हो गया, ऐतिहासिक काल पता चल गया, ऐतिहासिक काल पता चल गया। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यहां पे क्या है, लिपि का तो ज्ञान था इन्हें, लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान तो है, बट वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती है, पढ़ी नहीं जा सकती है। इसलिए मैंने कहा उल्टा पढ़ेंगे हम। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ऐसा काल जहां लिखित सामग्री है उसे पढ़ सकते हैं तो ऐतिहासिक काल, और ऐसा काल जहां पे लिपि तो है, सामग्री तो है, बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता है तो उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर है, आद्य ऐतिहासिक काल। कोई एग्जांपल है हमारे पास, तो भाई सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। अब आइए, अब आप एक स्टेप और ऊपर चले जाइए, क्या होगा जी प्रागैतिहासिक काल। अब मुझे बता दीजिए, अब आप बता सकते हैं मुझे खुद से कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। बताइए खुद से क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, बताइए। यहां पे लिपि भी नहीं है और पढ़ा भी, जब लिपि नहीं तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ा भी नहीं जा सकता है, यानी कि यहां पे लिपि का ज्ञान था ही
नहीं, लिपि का ज्ञान था ही नहीं। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हैं? ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है पाषाण काल। कौन सा काल साहब? पाषाण काल। मजा आ गया नहीं आया? बताओ जल्दी से, मजा आया नहीं आया? तो दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आध्यात्मिक काल, तीन काल हमने देखे। मैंने कहा नीचे से पढ़ेंगे हम ताकि आप अपने कनेक्ट कर पाओ। तो लिखित सामग्री है, पढ़ भी सकते हैं। तो क्या हो गया? ऐतिहासिक काल हो गया। एग्जाम्पल समझ सकते हैं महाजनपद काल से। इसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे तो लिपि का ज्ञान था बट उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, तो क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं क्या? एक मिनट देना मेरे को, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है साहब। इसी तरीके से प्रागैतिहासिक काल में क्या होगा? लिपि ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिपि या अक्षर का ज्ञान ही इन्हें नहीं था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिपि का ज्ञान नहीं। ठीक है साहब, क्लियर है ये पॉइंट? मजा आ गया नहीं आया? बता दीजिए मजा आया नहीं आया जल्दी से। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? चलो क्लियर तो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ये आपको बताया जा चुका है। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। पुरातत्व विभाग के एएसआई के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो एएसआई है भारत का, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके उत्तराधिकारी के रूप में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसके रूप में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। ठीक है, कहां पे है? कोलकाता में था। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी है क्या? जो भारत का एएसआई है। ठीक है, क्लियर? दूसरा क्या है? पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युगों का वर्णन किया गया है। एक सेकंड, 4 युगों का वर्णन किया गया है पुराणों में। ठीक है, तो कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। विष्णु पुराण में भी एक फैक्ट लिख लो, विष्णु पुराण में भी सेम ही सीक्वेंस है, सेम क्रम, समान क्रम है, समान क्रम है। ठीक है, तो 4 युग में बात करते हैं। पुराणों की बात करूं मैं तो पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमारे इतिहास में बहुत सी आपने कहानियां सुनी होंगी कि भगवान के अवतार की बात की जाती है। सुना है स्टोरी? भगवान के अवतार के रूप में बात की जाती है। ठीक है, तो मुझे बताइए सतयुग में कौन से भगवान ने अवतार लिया था? किस अवतार का किया जाता है वर्णन? तो सतयुग में क्या जाता है? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार का बात किया जाता है। दूसरा क्रूम अवतार, अभी बात करेंगे हम, क्रूम अवतार की बात की जाती है। थर्ड किसकी बात की जाती है साहब? थर्ड किसकी बात की जाती है? वराह अवतार, वराह अवतार की बात की जाती है। ठीक है, एक मिनट, वराह अवतार की बात की जाती है। और फोर्थ बात की जाती है नरसिंह अवतार की। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं सतयुग की तो हमें भगवान जी के 4 अवतारों की बात हमें मिलती है पुराणों के अनुसार। ठीक है साहब, हम बात कर रहे हैं पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो सुन लीजिए। तो 4 अवतार की बात की जाती है। ठीक है, जो मत्स्य अवतार है इसमें भगवान जी ने मछली के रूप में क्या किया है? अवतार लिया था। क्रूम अवतार
समझ सकते हैं, कछुआ के रूप में, यानी कि पहले जलीय जीव के रूप में आए, जिस तरीके से जीवों का विकास हुआ उस तरीके से ही देखेंगे यहाँ पे। तो पहले जलीय जीव के रूप में, जलीय जीव के रूप में, ठीक है, यानी कि मछली के रूप में, ठीक है। दूसरे में देखेंगे स्थल प्लस जल, स्थल प्लस जल, यानी कि कछुआ के रूप में, कछुआ के रूप में, ठीक है। वराह अवतार में क्या है, वराह अवतार में धल का पशु, सूअर, सूअर के रूप में अवतार लिया भगवान जी ने। और इसी तरीके से जब हमने बात की नरसिंह अवतार का, आपने समझ देखो प्रहलाद वाली होलिका वाली जो कहानी है, जिसमें होली, जिस उपलक्ष्य में हम होली मनाते हैं, वो आप सभी को पता है। तो अर्धमानव के रूप में, अर्धमानव के रूप में, अर्धमानव के रूप में, ठीक है, अर्धमानव के रूप में, यानी कि इसमें पशु और मानव के बीच का भगवान जी ने रूप लिया था, ठीक है। थोड़ा फिलोसफी क्लास जा रहा है, बट समझ लो थोड़ा, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी चीजें इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ लेनी चाहिए। तो ये हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो आप जो अंकल होते हैं, बड़े बड़े लोग, उनसे भी बात यहाँ पे कर सकते हैं इस टॉपिक को लेके, ताकि उनको भी लगे हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक। तो दूसरा हमारा कौन सा युग आता है, दूसरा युग आता है हमारा कौन सा, त्रेता युग, ठीक है, त्रेता युग, ठीक है साहब, त्रेता युग, ये था सतयुग। त्रेता युग की बात करें तो त्रेता में कौन कौन से अवतार थे, बताइए बताइए। पहला था वामन अवतार, वामन अवतार, ठीक है। दूसरा था कौन सा, परशुराम अवतार, परशुराम। थर्ड था राम अवतार। तो भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लिया था, ये आपको पता चल गया अब, ठीक है। क्लियर है बट, क्लियर ये पॉइंट। वामन अवतार में यानी कि लघु मानव के रूप में, छोटे मानव के रूप में, और परशुराम साहब का तो आप पता ही है, फरसा वाले। एंड सेकंड हम अगर बात करें राम की, तो राम की आपने रामायण के बाद रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, खूब स्टोरी आपको पता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। तो हमने त्रेता युग के अवतार देख लिए, सतयुग के देख लिए। अब हम चलेंगे आगे किसके, द्वापर। द्वापर युग में दो अवतार हमें देखने को मिलते हैं। द्वापर युग में, द्वापर युग में हमें दो अवतार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अवतार हैं, कृष्ण अवतार, कृष्ण जी, और दूसरा कौन, भगवान बुद्ध। कौन, भगवान बुद्ध। दो पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती हैं। तो कृष्ण को यहां पे दिखाया है पशु पालने वाला मानव, और बुद्ध जी को दिखाया गया है कृषि कर्म को, यानी कर्म को बढ़ावा देने मानव। दोबारा सुन लीजिए, द्वापर युग में दो अवतार हमें देखने को मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री बुद्ध का, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को पशु पालन करने वाले मानव के रूप में दिखाया गया है। वहीं भगवान बुद्ध की बात करूं तो वह है कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कलयुग की, मैं बात करता हूं कलयुग, अगर फोर्थ हमारा है कलयुग, फोर्थ हमारा है कलयुग, ठीक है। तो कलयुग में अवतार का नाम है कल्कि। क्या नाम है साहब, कल्कि। क्या नाम है, कल्कि। ये कहा जा रहा है कि भविष्य का मानव है जो संहारक शक्ति वाला होगा। ये भविष्य के भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पैदा होंगे, ठीक है। तो ये भविष्य के भगवान होंगे। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है यहां तक। तो ये हमने समझा चारों युगों के बारे में जो पुराणों में दिया हुआ है, चार युग, उससे संबंधित अवतार जो थे वो आपको बता दिए गए, ताकि आपको कनेक्टिविटी मिलती रहे, यानी कि कनेक्ट क्लास होती रहे तो आपको पता चलता रहे। दूसरा पॉइंट, आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, कुछ टर्म हो गए उनको बताऊंगा, ठीक है, ताकि जब वो वर्ड आगे आए तो आपको कठिनाई ना आए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हमारा है समय शब्दावली। समय शब्दावली यानी कि दशक को क्या बोलेंगे, 10 वर्ष। सिल्वर जुबली कितने की होती है, 25 वर्ष की होती है। इसी तरीके से पूर्वार्ध हो गया स्टार्टिंग के 50 साल। डायमंड जुबली 60 वर्ष हो गया। शताब्दी 100 वर्ष, सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष। तो इस तरीके से समय से संबंधित जो भी वर्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है पूर्वार्ध। और ये देखो पूर्वार्ध
उत्तरार्ध दशक, ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। और जुबली वाले संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लेटिनम जुबली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आने से मुझे याद आया कि अभी कल आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं 12:15 बजे मेरे साथ लाइव होंगे, लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी हम कवर कर चुके हैं, पॉलिटी कवर हो चुकी है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट सेशन था हमारा, उससे संबंधित सारे PYQ लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कल 12:30 बजे, 12:15 बजे, 12:15 पे आप लाइव होंगे सब मेरे साथ, सब जुड़ेंगे 12:15, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और अपनी तैयारी को जांच लें, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उससे संबंधित जो भी PYQ पुराने आए हैं सारे, चाहे वो SSC में आए हों, चाहे वो बैंकिंग में आए हों, चाहे वो सिविल्स में आए हों, चाहे PCS में आए हों, सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं और कल आपको दिख जाएंगे बोर्ड पे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम आगे जाएंगे। आगे आइए, अब पढ़ेंगे हम भारत का आदि महाकाव्यों के बारे में। आदि महाकाव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी महाकाव्य में जब हम बात करते हैं तो रामायण हमारे दिमाग में आता है, रामायण हमारे दिमाग में आता है, महाभारत, ठीक है। तो ये दो बड़े महाकाव्य हमारे हैं, ठीक है। एक छोटा सा महाकाव्य है राजतरंगिणी, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है रामायण, हम पढ़ेंगे रामायण। रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, यानी कि रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण इनिशियली में इतनी बड़ी नहीं थी, पहले 6000 श्लोक हुआ करते थे, बाद में 12000 हुए और अभी कितने हैं? 24000 श्लोक हैं। रचनाकाल क्या है? 4000 BC, 4000 BC है रामायण का रचनाकाल, ठीक है साहब। क्लियर? ठीक है। आगे आइए, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया है? कवि कंबन ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया है। इसी तरीके से बांग्ला भाषा में बात करें तो कृतिवास जी ने किया है। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो पर्सन थे वो थे रॉल्फ टी.एस. ग्रिफिस ने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। तो ये थे हमारा एक महाकाव्य जो रामायण, जो बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए किसने लिखा था, क्योंकि अक्सर कहीं भी हमें रामायण देखने को मिल जाती है तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए उसमें कितने श्लोक हैं और कम से कम ये पता राइटर कौन है उनके और कब उसको लिखा गया है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक, हो सकता है ये तैयारी का पार्ट नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन आया है रामायण के कालखंड से, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आया है कि रामायण का कालखंड क्या है, तुलनात्मक रूप से कौन पहले, राजतरंगिणी का पहले था क्या फिर राजतरंगिणी और रामायण को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है सिविल्स में, ठीक है, कार्यकाल को लेकर, रचनाकाल को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी रचयिता कौन है? कल्हण जी है और रचनाकाल है 12वीं सदी में इसकी क्या हुआ है? रचना हुई है, ठीक है। अगर मैं विषय वस्तु की बात करूं, रामायण की तो आपको पता ही था, लेकिन अगर हम राजतरंगिणी की विषय वस्तु की बात करें, विषय वस्तु क्या है? इस सब्जेक्ट का विषय वस्तु क्या है? क्या है विषय वस्तु? तो यहाँ पे इस बुक में आपको मिलेगा कश्मीर के राजाओं का चरित्र। क्या मिलेगा? कश्मीर के राजाओं का चरित्र के बारे में वर्णन मिलेगा इस बुक में, ठीक है साहब। क्लियर है? ये पॉइंट भी क्लियर है? आपको पता चल गया कि राजतरंगिणी में क्या मिलने वाला है, आपको पता चल गया, ठीक है साहब। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट महाकाव्य हमारा है महाभारत। लिखा हुआ नहीं है क्या? चलो हट गया वो। तो नेक्स्ट महाकाव्य है हमारा महाभारत। हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। तो महाभारत के रचयिता कौन है पहले तो ये बताओ, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है साहब? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। रचनाकाल क्या है? रचनाकाल बताइए, महाभारत का तो पता होना चाहिए ना, क्या है रचनाकाल, क्या है महाभारत का? तो इसका अभी कितना है? 400 BC। क्या है? 400 BC है साहब, ठीक है। क्लियर पॉइंट? दो चीज, महाभारत इनिशियल में महाभारत में इतने श्लोक नहीं थे, महाभारत को भी धीरे धीरे बड़ा हुआ है महाभारत, और महाभारत में अभी प्रेजेंट में 1 लाख श्लोक हैं। कितने हैं प्रेजेंट में? वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं। वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं और इसे बोला जाता है सत संहिता या फिर महाभारत। सत संहिता महाभारत, ठीक है। या तो सत संहिता बोलेंगे या फिर महाभारत बोलेंगे,
ठीक है। जो इसका इसका जो पहले का फॉर्मेट था, पुराना जो था, प्रारंभ में महाभारत में 8,800 श्लोक हुआ करते थे, तब इसे जय बोलते थे। क्या बोलते थे? जय बोलते थे। फिर श्लोक को एडअप हुए श्लोक, और श्लोक हो गए 24,000, तब इसको बोला जाता था भारत। क्या बोला जाता था? भारत। ठीक है। अब श्लोक बढ़ गए तो महाभारत। ठीक है। भारत से क्या बना? महाभारत, यानी कि बड़ा भारत हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके महाभारत वर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट बताइए, इसकी मूल भाषा क्या है? मूल भाषा क्या है? मूल भाषा क्या है महाभारत की? बताइए, महाभारत की मूल भाषा क्या है? बताइए। तो महाभारत की मूल भाषा है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। महाभारत की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है साहब। क्लियर है ये पॉइंट भी यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? मुझे बताइए, महाभारत का मूल विषय क्या है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कौरवों और पांडवों का युद्ध का विवरण। यानी कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में वर्णन कहां मिलता है? महाभारत में मिलता है। ये बच्चे बच्चे को पता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, मुझे बताने का पर्पज जो था, क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं महाभारत में? महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। उसी पर्व में से 6वां पर्व है जिसे बोलते हैं भीष्म पर्व। उसी पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व। ठीक है साहब, भीष्म पर्व है। मैं इसे क्यों बता रहा हूं? मैं इसे क्यों बता रहा हूं भीष्म पर्व को? क्योंकि जो भीष्म पर्व है उसे ही गीता बोला जाता है, उसे ही गीता पढ़ते हैं, जिसे हम भगवत गीता बोलते हैं, वो क्या है? भीष्म पर्व का हिस्सा है। यानी कि अब आपको पता चलेगा कि गीता जो लिखी गई है वह गीता महाभारत का ही पार्ट है। ठीक है साहब। यानी कि जो महाभारत है उसी के अंदर ही गीता है। गीता महाभारत का ही हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? छठा पर्व है। जैसे और पर्व भी है, आदि पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, विराट पर्व, है ना, स्त्री पर्व, शांति पर्व, ऐसे करके 18 पर्व हैं। उनमें से एक 6वां पर्व है जिसको गीता बोला जाता है। उसका नाम क्या है? भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। और भाई मेरे, गीता में ही सबसे पहले अवतारवाद का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, गीता में ही सबसे पहले हमें अवतारवाद का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। तो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट, अवतारवाद अवधारणा दिखाई पड़ती है, गीता में हमें देखने को मिलता है। ठीक है साहब, क्लियर? अब मुझे बताइए, हमने बात की थी अनुवाद को लेकर, तो महाभारत का भी अनुवाद हुआ है कहीं? तो तमिल में, तमिल अनुवाद किसने किया है? तमिल अनुवाद किसने किया है? तमिल अनुवाद किसने किया है महाभारत का? बताइए साहब, तमिल अनुवाद किसने किया है? तो भाई नाम बड़ा टेढ़ा सा लिख देता हूं। एक मिनट, अरे यार, अरे ठीक है साहब, पेरुन देवार, पेरुन देवार। ठीक है, पेरुन देवार, पेरुन देवनार। ठीक है, पेरुन दे, अरे यार फिर गलत लिख दिया क्या? अरे यार, नाम ही ऐसा है ये। ठीक है, तो पेरुन देवनार जी ने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है तमिल में। वही अगर मैं बात करूं इंग्लिश में अनुवाद की, हम बात करें तो बहुत सारे राइटर्स यहाँ पे निकल के आते हैं, इसलिए लिखा नहीं है। ठीक है, तो एक सिंगल राइटर नहीं है, बहुत सारे राइटर्स का नाम एक साथ आ जाता है जब आप गूगल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अवॉइड किया है मैंने, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए बच्चों को लेकर। जो क्लियर और क्रिस्टल चीजें होंगी वहीं से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो वो काट देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर? क्लियर ये पॉइंट? क्लियर ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? चलो एक चीज और समझ लेते हैं, बस छोटी सी एक चीज और समझ लेते हैं, भारत का नामकरण यहां पे है नहीं, तो वो भी ऐड कर देते हैं, एक लास्ट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो छोटे छोटे टर्म है वो खत्म हो जाएंगे। भारत का नामकरण सुन लीजिए, बस स्टोरी सी थोड़ी सी, और तो कुछ इतना खास स्पेशल आपको दिखेगा नहीं। तो भारत का नामकरण, एक मिनट देना मेरे को पहले बस।
ठीक है साहब। तो भारत का नामकरण, तो भारत का जो नामकरण है, इंडिया अगर मैं बात करूं, इंडिया, इंडिया भी तो कहते हैं ना भाई। इंडिया शब्द निकला है इंडस से। कहां से निकला है? इंडस से। कहां से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। और ये हमें कहां मिलता है? ये हमें मिलता है पाणिनि किताब में। कहां में? पाणिनि की एक बुक है अष्टाध्यायी। ठीक है, ये कहां मिलता है? पाणिनि की एक बुक है अष्टाध्यायी। तो ठीक है, इंडस कहां मिलता है? इंडस का क्या वर्ड मीनिंग है? संस्कृत मीनिंग है सिंधु। ठीक है साहब, कहां मिलता है विवरण? विवरण मिलता है पाणिनि में, सॉरी, पाणिनि की बुक है अष्टाध्याय, वहां मिलता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा एक धारणा यह है कि भारत जो नाम है, भारत, अगर मैं बात करूं वर्ड भारत को लेकर, भारत को लेकर मैं चलूं तो भारत का नाम जो लिया गया है वो भारत के ऋग्वैदिक काल, जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में एक जन हुआ करता था, जन्म कुल हुआ करता था, जिसका नाम था भारत, सॉरी भरत था, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, यह था ऋग्वेद के अनुसार। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा जाता था, दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता है। बहुत सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम आगे थोड़ा और नीचे आए, मतलब आधुनिक भारत की तरफ बढ़े, तो यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। जबकि अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत को, यानी कि हम बात करें जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है, वहां से अगर हम बात करें, तो उन्होंने इस देश को हिंद लिखा। क्या लिखा? हिंद लिखा। ठीक है, तो हिंद भी वर्ड हो गया, हिंद भी हो गया जी। हिंद या हिंदुस्तान, हिंद या हिंदुस्तान, हिंद या हिंदुस्तान लिखा। ठीक है, क्लियर। डन। अब थोड़ा फैक्ट की बात करें, फैक्ट की बात करें कि भारतवर्ष, भारतवर्ष कहां लिखा मिला है? भारतवर्ष कहां लिखा मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस अभिलेख में अगर हम बात करें तो भारतवर्ष दर्ज है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लेखकों की अपनी अपनी धारणाएं कि जी इंडिया कहा, संस्कृत में सिंधु होता है, ऋग्वेद के आधार पर भारत को जन के कुल के नाम पर रख दिया, जो मध्यकालीन वाले थे उन्होंने हिंदू हिंदुस्तान कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई बनी बनाई बातें, यानी कि ये अपने हर लेखक की अपना विचार हो गया, अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया और कहा गया। ठीक है, और ये लेखक कोई मामूली लेखक नहीं है, बट है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन आज की डेट में भारत के संविधान में अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि इंडिया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या कर रहा है? भारत जो कि इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया दोनों ही नामों को कंसीडर करता है भारत का संविधान, अनुच्छेद 1। ठीक है साहब, क्लियर। तो आई होप कि भारत के नाम को लेकर आपको जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई होगी। एंड ये सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि इतना ही था, क्योंकि बेसिक क्लास थी, आपको बस बताना था चीजें, तो आपके साथ शेयर कर दी गई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं है क्लास से, तो आई रिक्वेस्ट जुड़ जाइए, क्योंकि अभी चीजें आपको फ्री मिल रही है, बट आने वाले टाइम में ये चीजें पेड हो जाएंगी। तो अभी जो मिल रहा है वो ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है तो फर्जी मिल रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सो मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे दिन का 1.5 घंटा चाहिए आपका जीएस और करंट अफेयर्स तैयार कराने की गारंटी मेरी। आई विल टेक गारंटी टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स एंड जीके एज वेल, यानी करंट अफेयर और जीके प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ठीक है, मॉरल तरीके से, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मॉरल तरीके से मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। बट मुझे आपका कंसिस्टेंटी के साथ 1.5 घंटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास होती है 30 to 40 मिनट की, और इसी तरीके से लगभग 50 मिनट की क्लास होगी हमारी फाउंडेशन की। ठीक है, आप स्टैटिक पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो, बट फाउंडेशन के साथ कवर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, और हिस्ट्री से जो जुड़े तो तथ्य हैं आपके लिए कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।